Hello friends, we will start today's webinar. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. सोसाइटी में हम जो एजीएम करते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, दैट इज डन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75 read with rule 69. There are other sections also applicable in an AGM, starting with section 72, 75, 76, 81, 82. कभी कभी क्या होता है कि कई सोसाइटियों में किसी कारणवश एजीएम नहीं होता है, 2 से 3 साल भी निकल जाता है, मैनेजिंग कमेटी नहीं कर पाती है या और कोई तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पे जब एजीएम पेंडिंग हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो एजीएम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एथोराइज्ड ऑफिसर के थ्रू ही होगा, जो ड्यूली अपॉइंटेड बाय द डिप्यूटी रजिस्ट्रार हो सकता है। पेंडिंग एजीएम सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को करने का अधिकार नहीं है। पेंडिंग एजीएम है तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को बर्खास्त किया जा सकता है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं उसके अंदर। जब एजीएम करना है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को ध्यान देना है कि एजीएम में कितना समय लगने वाला है, एजीएम को एजेंडा पढ़ने में, उसका रेजोल्यूशन पास करने में, डिस्कशंस इनवाइट करने में, प्रपोज करवाने में, सेकंड करवाने में, अगर वोट करने की जरूरत पड़ी तो वो सब कैलकुलेट करके ही आपका एजीएम का एजेंडा बनाया जाता है, ताकि आपका एजीएम 1 घंटा बहुत हो तो 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। कई सोसाइटीज में मेंबर्स बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर अपना आउटबर्स्ट निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, झगड़ा करने लगते हैं वगैरह। ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए सेक्रेटरी को एजीएम का टाइमिंग वगैरह कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। जितना लंबा पहुंचेगा एजीएम उतना ही मैनेजिंग कमेटी को भी तकलीफ होगी और सोसाइटी के जनरल बॉडी को भी। एजीएम जो इस साल का है, नॉर्मली आपको करना है ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2022 को। हर साल वैसे ही है। अगले साल होगा 30 सितंबर 2023। उसके पहले कभी भी आप कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट्स 15 अप्रैल को तैयार हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है एमसी मीटिंग में, तो आप उसके बाद तुरंत भी एजीएम कर सकते हो। पर आपके लिए लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक का है। एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है 2022 में, जहां पे एक एजीएम को, पहले एजीएम के एक्सटेंशन का परमिशन नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार सरकार ने एजीएम सेक्शन 75 को अमेंड किया और सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन कंडीशंस पे एजीएम को एक्सटेंड करने के लिए 3 महीने की अवधि दी। जैसे उदाहरण के तौर पे ये पैंडेमिक हो गया और कोई भी दूसरा वैलिड रीजन हो, लेकिन ये एक्सटेंशन ग्रांट करने का जो डिस्क्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्यूटी रजिस्ट्रार को। एजीएम का एजेंडा पॉइंट्स जो है, तारीख है, समय है और जगह, वेन्यू, एजीएम पॉइंट्स, डेट एंड वेन्यू, प्लेस एक्सेट्रा कैन बी अप्रूव्ड, मस्ट बी अप्रूव्ड इन एन एमसी मीटिंग। इसमें जनरल बॉडी का कोई अधिकार नहीं है कि आप एजीएम में ये एजेंडा लो या ये तारीख पे करो या इस समय करो या इस जगह पे। तो ये एजीएम में जो कार्यक्रम करना है एजीएम का, वो सिर्फ और सिर्फ अधिकार सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को है। और इसी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आप एजीएम का जो एक्सपेंडिचर है, जैसे उदाहरण के तौर पे लंच हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, डिनर हो गया वगैरह वगैरह, कुर्सी के चार्जेस हो गए, हॉल के चार्जेस हो गए, एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर आप अपने एमसी मीटिंग में सैंक्शन कर लीजिए बाय स्टेटिंग रिलेवेंट एक्सपेंडिचर फॉर कंडक्टिंग द एजीएम इज हियरबाय सैंक्शन्ड। ये एक्सपेंडिचर सैंक्शन करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है। जनरल बॉडी में ये करने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये सारे अधिकार मैनेजिंग कमेटी को कौन से कलम, कौन से सेक्शन के अंडर में आते हैं? एमसी इज द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी। कौन से सेक्शन में है ये? सेक्शन 53(1), 73(1), read with 154(b)(1)(9).
इस अधिकार को देखते हुए, बिकॉज मैनेजिंग कमिटी गवर्निंग अथॉरिटी है, इसके लिए मैनेजिंग कमिटी को अधिकार है आउटसाइडर को भी बुलाने का एजीएम में। अब इसमें आउटसाइडर कौन है? जैसे लीगल एडवाइजर्स हो गया, दे कैन बी इन्वाइटेड एज ए स्पेशल इन्वाइटी। तो आप किस किस को लोगों को बुलवा सकते हो? एजेंडा के आइटम के बेस के ऊपर ही बुलाना है। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट डिस्कस करना है तो लीगल एडवाइजर को बुलाओगे। अगर कोई मेजर रिपेयर्स का काम एजेंडा है तो आप आर्किटेक्ट को बुला सकते हो, इंजीनियर्स को बुला सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोसाइटी ने डेवलप इरादा किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बुलवा सकते हो। अगर कोई रीडेवलपमेंट की बात है तो रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह को भी बुला सकते हो। अगर टैक्सेशन का मैटर है तो इनकम टैक्स कंसल्टेंट, जीएसटी कंसल्टेंट को भी बुला सकते हो। अलग अलग वेंडर्स को भी बुला सकते हो ताकि वो मैनेजिंग कमिटी को ये ब्रीफिंग कर सके कि हम क्या क्या करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोगों को एजीएम नोटिस के अंदर ही मेंशन करना पड़ेगा कि अनिल शर्मा आर्किटेक्ट इज invited as a special invitee to attend the AGM to brief the members on agenda number so and so करके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरल बॉडी को कोई भी अधिकार नहीं है टू रेज ऑब्जेक्शंस और डिस्प्यूट्स और डिसअलाउ प्रेजेंस ऑफ सच इनवाइटीज। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अधिकार सोल गवर्निंग अथॉरिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैनेजिंग कमिटी को। एजीएम को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है जो सेक्शन 75 में दिखाया गया हुआ है। आई विल एक्सप्लेन। एजीएम नोटिस के साथ में आपको बैलेंस शीट देना का है, पूरा सेट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया, पूरा फुल सेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जिसको हम टिपिकली ओ फॉर्म बोलते हैं, मैनेजिंग कमिटी वर्किंग रिपोर्ट, बजट प्रोजेक्शन शीट, न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर लिस्ट, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। बायलॉ अमेंडमेंट का लिस्ट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट का एजेंडा कंपलसरी है, सारे एजेंडे कंपलसरी हैं। और ये पूरा का पूरा सेट जितने भी डॉक्यूमेंट है, बोले 5 पेज हो या 500 पेज हो, यू हैव टू गिव इट टू ऑल मेंबर्स वाया हार्ड कॉपी। हाउएवर, अगर आपने पिछले कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग में ये सैंक्शन करवा लिया है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आप ईमेल में दे सकते हैं, ये सोसाइटी जो एप्स है जैसे अपार्टमेंट अड्डा है, सोसाइटी हाईवे वगैरह वगैरह, 3-4 एप्स हैं आजकल जो सोसाइटी में यूज होता है, उसके माध्यम से आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन सेंड इट बाय व्हाट्सएप ऑल्सो एंड यू कैन सेंड इट बाय पोस्टल कोरियर ऑल्सो, बट दिस मस्ट डेफिनेटली बी रिकॉर्डेड इन सम प्रीवियस जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, नॉट इन मैनेजिंग कमिटी रेजोल्यूशन बट ए जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। अगर आप एजीएम टाइम पे कंडक्ट नहीं करते हो या आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं अगर आप ये जनरल बॉडी को नहीं देते हो या ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिस्कस नहीं करते हो या रिजोल्यूशंस प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो सेक्शन 75 के अंडर में एजीएम ना कॉल करने के लिए या ये सारे एजेंडा ना रखने के लिए या ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंबरों को ना देने के लिए मैनेजिंग कमिटी कैन बी डिस्क्वालिफाइड एंड डिबार्ड। मतलब 5 साल के लिए मैनेजिंग कमिटी को अपात्र घोषित किया जा सकता है, उनको डिसमिस किया जा सकता है, फिर वो 5 साल तक मैनेजिंग कमिटी के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उसके अलावा 5,000 की पेनल्टी भी है एक्ट में जो मैनेजिंग कमिटी को अपने खुद के जेब से देनी है। किसी कारणवश सोसाइटी ने एजीएम नहीं किया किसी भी कारणवश और कोई मेंबर जाके डिप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करता है कि साहब देखो एजीएम 30 सितंबर के पहले करना है, लेकिन आज 17 सितंबर हो गया, नोटिस एजेंडा बटा नहीं है और बटने की उम्मीद भी नहीं है, वगैरह वगैरह, देयर इज ए डिस्प्यूट अमंग्स द मैनेजिंग कमिटी मेंबर वगैरह, कई कारण हो सकती है। तो डीआर को जब ऐसी अर्जी आती है तो डीआर का काम है अथोराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करके अथोराइज्ड ऑफिसर के प्रिसाइडिंग ऑफिसरशिप के राइट में उसके नोटिस वो अपने सिग्नेचर और सील स्टैम्प के अंडर में नोटिस एजेंडा बनाएगा और उसका अधिकार है वो एजीएम को कंडक्ट करने। जब भी आप ये सारे
नोटिस बनाओगे, कागज पत्री जो नोटिस के साथ में जोड़ना है, जैसे एजेंडा बता दिया मैंने वगैरह वगैरह, वो सब सारे के सारे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में प्रिजर्व करना है। कब करोगे? जब मेंबर का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, आप मेंबर को दोगे, उसका सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट लोगे। अगर ईमेल से भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिकॉर्ड रखना है कि ईमेल में भेजा हुआ है। ये सारी चीजें जब सोसाइटी के अगेंस्ट में कभी कोई कंप्लेंट होता है या कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तब ये मेंबर का एक्नॉलेजमेंट काम आता है कि बोलने के लिए मेंबर उस मीटिंग में प्रेजेंट था, उसने प्रपोज किया, सेकंड किया या ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसके लिए वो कोर्ट में अभी रेमेडी नहीं मांग सकता है। एजीएम का जो नोटिस पीरियड है वो मिनिमम टू मिनिमम 14 डेज है। एजीएम के दिन को छोड़ के 14 डेज पहले आपको नोटिस पीरियड बांटना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एजीएम 16 तारीख को रखना है, तो आपका नोटिस के में तारीख आप डालिए 1 तारीख, या ज्यादा से ज्यादा हो तो वो 2 तारीख डालिए। ये पीरियड ये पीरियड जो है वो एक्ट और रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है, ये पीरियड बायलॉज में प्रिस्क्राइब्ड है और बायलॉज को अमेंड किया जा सकता है। हेंस अगर आप बायलॉज अमेंड कर देते हो तो ये 14 दिन का जो पीरियड है वो आप जनरल बॉडी के प्रॉपर अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज के हिसाब से आप उसे चेंज भी कर सकते हो। आप उसे 7 दिन भी कर सकते हो, आप उसे 21 दिन भी कर सकते हो, 30 दिन भी कर सकते हो, लेकिन बायलॉ में अमेंड होने के बाद ही वो इफेक्टिव होगा। जैसे ये 14 दिन का पीरियड इफेक्टिव बायलॉज के हिसाब से, वैसे वो 30 दिन का भी पीरियड बायलॉज के हिसाब से ही इफेक्टिव होगा। बायलॉज को अमेंड करने के बाद में बायलॉज को रजिस्टर करना जरूरी है। एजीएम जो है, बिकॉज सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी, उसके पास अधिकार है, और बिकॉज मैनेजिंग कमिटी इज द सोल गवर्निंग अथॉरिटी, तो एजीएम आपका ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। अभी नॉन पैंडेमिक पीरियड में ऑनलाइन का ऑर्डर निकला, सरकार ने ये बोला कि भाई अब पैंडेमिक खत्म हो गया है, ऑनलाइन नहीं करो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन आपको रोक नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन करने का मतलब ये है कि आपके जितने भी दूसरे भी जो मेंबर्स हैं, जो भाड़े पे जाके चढ़ा के जा चुके हैं या एब्रॉड रह रहे हैं या आउट ऑफ स्टेशन रह रहे हैं किसी कारणवश, आप उनको भी ईमेल से भेजोगे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए भी ये एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि एजीएम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही एजीएम हो, इवन कंपनीज एक्ट में भी ऑनलाइन मीटिंग करने का प्रोविजन दिया हुआ है। और चूंकि डेट, टाइम, वेन्यू का डिसीजन लेने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को, और किसी को नहीं है, और ये बायलॉ का मुद्दा है। तो इसके लिए जनरल बॉडी का परमिशन लेने के लिए या डिप्यूटी रजिस्ट्रार का परमिशन लेने के लिए या कोई और अथॉरिटी का परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सोसाइटी को ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी डिक्लेयर किया हुआ है सेक्शन नंबर 2(27) के अंदर में, एंड 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर भी ये कवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बार हो गया तो उसको सरकार चेंज नहीं कर सकती जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द नहीं किया जाए या चेंज नहीं किया जाए वगैरह वगैरह। मिनिमम रिक्वायरमेंट एजीएम का, जैसे मैंने बताया कि एजीएम आपको 30 सितंबर 2022 को पहले करना है। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आपको 1 महीने पहले डिप्यूटी रजिस्ट्रार को प्रॉपर कारण बता के आप एक्सटेंशन ले सकते हो। डिप्यूटी रजिस्ट्रार के अधिकार में आपको एक्सटेंशन देने के लिए कारण कुछ भी हो सकता है, कई चीजें भी हो सकती है। पेंडेमिक का तो एक कारण था ही था, लेकिन अधिकार डिप्यूटी रजिस्ट्रार को दिया हुआ है साइटिंग की इस पर्टिकुलर कारण से हमको ये एक्सटेंशन चाहिए। अगर किसी कारणवश डिप्यूटी रजिस्ट्रार आपको एक्सटेंशन देने से इनकार करता है तो या तो आप समय पे एजीएम कर लो, या तो फिर आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलो कि ठीक है आप एक्सटेंशन नहीं दे रहे हो तो आप एथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर दो। एथोराइज्ड ऑफिसर फिर अपने हिसाब से तारीख के अंदर या तारीख के बाहर एजीएम कर सकता है, वो उसको अथॉरिटी दिया हुआ है। जितने भी एजेंडा है, जितने भी पॉइंट्स है एजेंडा के, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे एजीएम मीटिंग में सैंक्शन करना जरूरी है, अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये पता नहीं चलता है कि मीटिंग को सैंक्शन करने में, एजेंडा सैंक्शन करने के लिए किस किस का कंसेंट था मैनेजिंग कमिटी में। और ये जरूरी हो जाता है अगर इफ इन द इवेंट्स ऑफ एनी फ्यूचरिस्टिक डिस्प्यूट्स
अगर कभी कोर्ट में कोई डिस्प्यूट वगैरह फाइल होता है तो ये मैनेजिंग कमेटी का मिनट्स भी काम आता है कि ये हमने सारी चीजें अप्रूव किया था। ये तो कोई मेंबर बोलता है देखो साहब इन्होंने ये वाला एजेंडा नहीं लिया हुआ है, सेक्शन 75 के अंतर्गत इनको डिस्क्वालीफाई करो, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ये प्रूव कर सकती है कि हमने लिया हुआ था, ये हमारे मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में भी दर्ज है और एजीएम के नोटिस में भी दर्ज है। अभी अगर डिस्प्यूट्स जाता है तो कौन से कोर्ट्स में जा सकता है? इट कैन गो टू कोऑपरेटिव कोर्ट, इट कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट, इट कैन गो टू इवन क्रिमिनल कोर्ट, इट कैन गो टू इवन सिविल कोर्ट ऑल्सो। बैलेंस शीट जो है आपको मैनेजिंग कमेटी को साइन करना है, अकाउंट्स बुक सारे ऑडिटर को देना है, ऑडिटर ऑडिट करेगा, अपना सही सिक्का लगाएगा और ये सारा सही सिक्के के तारीख होना चाहिए 31/7/2022 के पहले। मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होने के 4 महीने के अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट होके ऑडिट होके उसका सही सिक्का इस तारीख के पहले हो जाना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट सेट में क्या क्या होना है, ऑडिटर को क्या क्या देखना है? ऑडिटर को देखना है कि जीबी मिनट्स चेक करना है कि जीबी मिनट्स कब हुई लास्ट, ये सारे उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड करना है, इसीलिए उसे चेक करना है। तो जीबी मिनट्स चेक करेगा, जीबी मिनट्स मींस एजीएम या एसजीएम के मिनट्स, मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स, उसे सारे मैंडेटरी रजिस्टर चेक करना है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर वगैरह वगैरह। जितने भी कानूनी तौर से कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंबर से लिए गए हैं वो चेक करना है। जितने भी कानूनी ढंग से चार्जेस लगाए हैं मेंबर को बाय एमसी वो चेक करना है। कानूनी गैर कानूनी खर्चे जो किए हुए मैनेजिंग कमेटी ने उसको चेक करना है। उसके रिपोर्ट में बाकी जितने भी गैर कानूनी काम उसको दिखे हुए हैं उसको अपने रिपोर्ट में डालना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक्सेस ने एनओसी चार्जेस तो नहीं ले लिया, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, एक्सेस शेयर ट्रांसफर प्रीमियम तो नहीं ले लिया, और कोई चार्जेस तो नहीं ले लिया जो अलाउड नहीं है, और अगर कोई दूसरा फीस या पेनल्टी, ऐसे कई चीजें हैं। फिर ऑडिटर रिपोर्ट में ये भी देखना है कि डिफॉल्टर्स के ऊपर एक्शन लिया गया नहीं लिया हुआ है, उसको रिकॉर्ड करना है। फिर ऑडिटर को ये लिखना है उसके रिपोर्ट में कि इनकम टैक्स का, टीडीएस डिडक्शंस का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, डिडक्शंस का, कंप्लायंसेस फाइलिंग हुआ या नहीं हुआ है, कोई पेनल्टी तो नहीं भर दिया मैनेजिंग कमेटी ने, ये सारे जीएसटी जो है मेंबरों से डिडक्शंस किया या नहीं किया हुआ है, प्रोफेशन टैक्स 750 रुपए सोसाइटी को भरने को लगता है और मेंबरों को अलग से भरने को लगता है, ये सब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स जिसको एनी टैक्स कहते हैं हम, वो भरा या नहीं भरा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स, बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स भरा या नहीं भरा है। ये सब क्यों चेक करना है? क्योंकि अगर आप ये नहीं भरते हो तो अथॉरिटीज आप पर लेट पेमेंट, पेनल्टीज, इंटरेस्ट वगैरह लगाती है, और मैनेजिंग कमेटी कई बार ये सारी पेनल्टीज, इंटरेस्ट वगैरह वो सोसाइटी के खाते से भर देती है उनके खुद के फॉल्ट के लिए। ऑडिटर ने अगर ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो ऑडिटर उस चीज के लिए जवाबदार और जिम्मेदार होता है और उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल किया जा सकता है। ऑडिट, ये सारे जितनी भी गैर कानूनी चीजें समझ में आती है तो ऑडिटर को एक रिपोर्ट बनाना है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को देना है, उसको रिकमेंड करना है कि मैनेजिंग कमेटी के ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाए, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी ने ये सारे इलीगलिटीज किए हुए हैं, सोसाइटी के ये अप्रोक्सी ये सारे लॉसेस किए हुए हैं, मेंबर से एक्स्ट्रा फंड्स लिया हुआ है, और कई फंड्स जो नहीं लेना चाहिए था वो सारे लिया हुआ है। ये ऑडिटर रिपोर्ट में आना है, ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को रिकमेंडेटरी रिपोर्ट ऑडिटर का जाना है ये सारी चीज के लिए। रिकमेंडेटरी ऑडिटर रिपोर्ट जनरल बॉडी को देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ये देना उसका ड्यूटी है। ऑडिटर को ये भी बताना है अपने रिपोर्ट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार को और अपने खुद के रिपोर्ट में सोसाइटी के लिए कि मैनेजिंग कमेटी ने कहीं सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, डिपॉजिट्स या और कोई भी एकोमुलेटेड फंड है जो सोसाइटी के, उसको बगैर किसी कारण के, बगैर किसी जनरल बॉडी के अथॉरिटी के यूज तो नहीं कर लिया हुआ है, बैंक से विड्रॉ तो नहीं कर लिया हुआ है, वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है एजीएम का, ओ फॉर्म।
जो प्रीवियस पिछले साल का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बोला जाता है अंडर सेक्शन 82। इसमें एक्चुअल जो डिफेक्ट्स वगैरह ऑडिटर पॉइंट आउट करता है उसको सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी को सिंबॉलिक या एक्चुअल डिफेक्ट्स रिमूव करके वो फॉर्म डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है, वो भी ऑडिट रिपोर्ट के 3 महीने की तारीख के अंदर ही। एक और कंपोनेंट है एजीएम का, वो है मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट साइन होता है चेयरमैन का, चेयरमैन के सिग्नेचर में जाता है और ये रिपोर्ट में समरी होती है, एसेंस, कंसाइज एसेंस होता है कि मैनेजिंग कमेटी ने पूरे बरस में क्या क्या काम किया हुआ है। तो इन इफेक्ट इट विल बी इन एसेंस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मिनट्स पूरा साल का। उस मैनेजिंग कमेटी रिपोर्ट में ये भी आएगा कि मैनेजिंग कमेटी का प्रपोज्ड आगे जाके एक्टिविटीज क्या क्या है। एमसी वर्किंग रिपोर्ट में आएगा कि 11 लाइसेंस टेनेंट्स कितने हैं, उनसे कितना एनओसी चार्जेस लिया जा रहा है, कितना शिफ्टिंग चार्जेस लिया। एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में एक शीट बनती है जो मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में अटैच होता है। वो सीरियल नंबर आएगा, फ्लैट नंबर आएगा, टेनेंट का डिटेल्स आएगा, एनओसी चार्जेस आएगा, पीरियड आएगा वगैरह वगैरह। मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में मेंबरशिप एंट्रेंस फीस कितना आया, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस कितना आया, शेयर ट्रांसफर प्रीमियम कितने आए, कितना आया, कोई वॉलंटरी डोनेशन आया हुआ है क्या, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल है क्या आगे जाके, या पिछले कोई कर चुके हैं क्या, और कोई पेंडिंग एक्टिविटीज है क्या पहले की, या फ्यूचरिस्टिक में कोई प्रपोज्ड एक्टिविटीज है क्या, कोई लीगल लिटिगेशन पेंडिंग है क्या, या अंदेशा है क्या, फोर्थ कमिंग लीगल लिटिगेशन आने की संभावना है क्या, नोटिस आई हुई है क्या कोई भी पार्टी से। पार्टी मतलब खाली मेंबर्स नहीं, बाहर के वेंडर्स भी हो सकते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास से भी, एनेट अथॉरिटीज के पास से भी, असेसमेंट डिपार्टमेंट बीएमसी के पास में, किसी के पास से भी नोटिस आ सकते हैं। उसमें ऑल्सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन डीम्ड कन्वेंस का स्टेटस, रीडेवलपमेंट का अगर कोई डिस्कशन होना है वो आपके रिपोर्ट में, मैनेजिंग कमेटी की रिपोर्ट में स्पेसिफिक ईयर मार्क इन्वेस्टमेंट्स जो आपने सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड, रिपेयर फंड, कॉर्पस, डोनेशंस वगैरह वगैरह किया हुआ है वो बताना है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज बैंक में ही कर सकते हैं सोसाइटी। ये आपको चेक करना है तो ये डिक्लेरेशन आता है उसके अंदर मैनेजिंग कमेटी के वर्किंग रिपोर्ट। आप ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक्स में नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी रहेगा। मैनेजिंग कमेटी का प्रपोजल होना चाहिए उसमें कि हमारे पास में इतना इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, वी कैन इन्वेस्ट इट इन आरबीआई परमिटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। आरबीआई कुछ कुछ चीजें के लिए ये परमिट करती है, they have got a list, so under that list you can invest it in mutual funds, equity markets, bonds, debentures वगैरह वगैरह। एमसी वर्किंग रिपोर्ट में आएगा नॉमिनेशन फॉर्म्स कितने आए, कितने ट्रांसफर किए, कितने रिजेक्ट किए वगैरह वगैरह। एमसी वर्किंग रिपोर्ट में आएगा कि सरकार की तरफ से वेरी ब्रीफ की इंफॉर्मेशन, सरकार के लेटेस्ट गवर्नमेंट सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, जीआर और कोई कानूनी अमेंडमेंट्स हुआ ये नहीं हुआ है। ये जनरल बॉडी मेंबर्स को ये सब पता नहीं होता है और उस संबंध में फिर वो डिस्प्यूट्स क्रिएट करते रहते हैं। बजट प्रोजेक्शन शीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वी विल बी डूइंग वन वेबिनार ओनली एंड ओनली ऑन बजट प्रोजेक्शन इन नियर फ्यूचर, बट अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि बजट प्रोजेक्शन में आपको हेड ऑफ अकाउंट्स बनाना है, दैट इज हेड ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना है, हेड ऑफ इनकम दैट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, वेरियस कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर। उसके बगल में 4 और कॉलम आएंगे, उसमें से 3 कॉलम प्रीवियस 3 ईयर के बैलेंस शीट के लिए होगा। उदाहरण के तौर पे एक FY 17-18 के लिए होगा, जो 17-18 का बैलेंस शीट का एक्चुअल फिगर उसमें लिखा जाएगा। फिर FY 18-19 के लिए होगा, फिर FY 19-20 के लिए होगा और FY 20-21 के लिए होगा। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे इस साल का लेते हैं हम लोग तो FY 22-23 का आएगा, तो पिछले 3 साल प्लस 22-23 का फिगर आपको बजट प्रोजेक्शन शीट में लेना है। पिछले 3 साल का मतलब क्या हो गया कि जो बैलेंस शीट आपके पास में है ऑलरेडी पिछले 3 साल की, जो ऑडिटेड है और जो अप्रूव्ड है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके पास जो स्टेटमेंट्स है जो ऑडिटेड और अप्रूव्ड है, उसी का फिगर आपको रिस्पेक्टिवली उतार देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे
पहले साल का सिक्योरिटी एजेंसी को कितना दिया? 100 रुपए दिया। दूसरे साल का सिक्योरिटी एजेंसी को कितना दिया? 110 रुपए दिया। तीसरे साल में कितना दिया? 115 दिया। अब चौथे साल में अब बजट प्रोजेक्शन आएगा 22-23 का। नोट, दिस इज ओनली टेंटेटिव प्रोजेक्शंस। वो क्यों करना, आई विल एक्सप्लेन। तो ये पिछले 3 साल का एक्चुअल फिगर सिक्योरिटी का डालना है और सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी को यह तय करना है कि आते वाले साल में सिक्योरिटी के ऊपर 110 खर्चा होने वाला है या 130 खर्चा होने वाला है। तो वो एक अंदाज लगाता है कि पिछले 3 सालों में 10-10% तक बढ़ता आ रहा है एवरेज, तो हम प्रोजेक्शन में भी 10% बढ़ा के देते हैं। ये जो बढ़ा के देते हैं वो दैट इज नॉट सपोज टू बी इन एक्चुअल फिगर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बजट प्रोजेक्शंस फॉर फोर्थ कमिंग ईयर। और कॉन्ट्रीब्यूशंस में मेंबर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे, कितने उसमें मेंबर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का आ गया, फिर इंटरेस्ट आ गया, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आ गया, और कोई चार्जेस लिए हुए हैं क्या, वो सारी चीज उसके अंदर आपको रिफ्लेक्ट करना है। कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो इनकम इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है वो नहीं लेंगे। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब है मेंबर के तरफ से जो आ रहा है वो, और कुछ नहीं। अगर आपके पास मोबाइल टावर है तो आप मोबाइल टावर का इनकम लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसे डायरेक्टिव दिया हुआ है। अगर आपके बिल्डिंग के ऊपर कोई होर्डिंग लगा रखा है, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग लगा रखा है, आपने लिफ्ट के पास में, आजकल लिफ्ट के पास में कोई कोई एजेंसीज आपको और डिस्प्ले पैनल दे देते हैं लगाने के लिए, उसका आपको इनकम आता है। इंटरनेट जो प्रोवाइडर है वो कुछ ना कुछ इनकम देता है, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस में आ जाते हैं। तो आपको ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको ये बजट प्रोजेक्शंस में दिखाना कंपलसरी है। उसमें आप आते साल के लिए कोई अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, अगर मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि सोसाइटी के ऑफिस में नया कंप्यूटर लेना है, एसी लगवाना है, जिम में ये इक्विपमेंट्स लगवाने हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कोई अमाउंट होगा वो भी आप बजट प्रोजेक्शंस पे डाल सकते हैं टू इन्फॉर्म द मेंबर्स एंड सो दैट द मेंबर्स कैन नो अप्रोप्रिएटली। न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर लिस्ट। न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि सेल डीड के माध्यम से होते हैं, गिफ्ट डीड है, रिलीज डीड है, फैमिली सेटलमेंट डीड है, प्रोबेट है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट डिग्रीज है, और कई अलग कारण से भी आते हैं। तो उसमें आपको लिस्ट देना है मेंबरशिप का, दोनों मेंबर, आउटगोइंग और इनकमिंग मेंबर के नाम, फ्लैट नंबर्स, कितना ट्रांसफर फीस आया, दैट इज एंट्रेंस फीस, ट्रांसफर फीस, और शेयर ट्रांसफर प्रीमियम, और कौन सी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ये चीज अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई। रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑल्सो इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द एजीएम। तो आप एजेंडा डालोगे, क्योंकि हमें जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन लगता है जब आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए फाइल करते हो। इसमें मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होता है। अब जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन क्यों लगता है कि जब आप एजेंडा डालोगे तो जनरल बॉडी के मेंबर्स ये बोल सकते हैं कि इनको टाइम दे दो या सब कमेटी बना दो इनसे प्यार से बात करने के लिए, कोशिश करने के लिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ द जनरल बॉडी मेंबर्स ये बोलते हैं कि जरूरत नहीं है टाइम देने के लिए, हम पास करते हैं रेजोल्यूशन, अपॉइंट करो लॉयर, लीगल फीस सैंक्शन करते हैं, और इस मेंबर के लिए जो लिस्ट दिया हुआ है एजेंडा के साथ में, ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ में, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करो। प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का परमिशन मिलने के बावजूद भी अगर मैनेजिंग कमेटी रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं फाइल करती है और किसी कारणवश ये अमाउंट फ्यूचर में जाके नॉन रिकवरेबल हो जाता है, डिफॉल्टर मेंबर ये प्रूव कर देता है कोर्ट में कि ये तो मेरा देना लेना बनता ही, ये तो मेरा डिस्प्यूट है, इस कारण से डिस्प्यूट है, तो अगर ये नॉन रिकवरेबल हो जाता है और जनरल बॉडी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि इसको रिकवर करो, तो मैनेजिंग कमेटी को अपने खुद की जेब से ये लॉसेस भरने होते हैं। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 73(1) ओमिशंस, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। एजीएम में बायलॉ अमेंडमेंट्स का भी प्रोसीजर है। हम बायलॉ के ऊपर एक ऑलरेडी वेबिनार कर चुके हैं। सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 के अंदर बायलॉ का अमेंडमेंट होना है। बायलॉ को जो अमेंडमेंट करना है आपको, उसका अमेंडमेंट शीट जनरल बॉडी में नोटिस एजेंडा के साथ में बांटना है, डिस्कस करना है, अप्रूव करना है, और 2 महीने के अंदर
उस बायलॉ को डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में अमेंडमेंट अप्रूवल के लिए भेजना है। एजेंडा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ एजीएम में हो सकता है, बिकॉज वो सेक्शन 75 में कवर्ड है। एसजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सेम ऑडिटर 3 साल के लिए ऑडिट कर सकता है, चौथे साल में वो ऑडिट नहीं कर सकता है। हेंस अगर जीबी बोले भी कि नहीं सेम ऑडिटर अपॉइंट करो चौथे साल के लिए भी, तो वो ऑडिट उस साल का नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसका खर्चा सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को खुद को देना है, तो सेक्रेटरी हैज टू बी केयरफुल फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो। एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट को पास करना है, ऑडिटर को लेटर लिखना है कि यू हैव बीन अपॉइंटेड टू डू द ऑडिट फॉर FY so and so, your relevant audit fees is hereby sanctioned, please provide your consent letter. ऑडिटर कंसेंट लेटर प्रोवाइड करता है, I agree to be the panel auditor for FY so and so for your society, और ये कंसेंट लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना है। अगर किसी कारणवश जनरल बॉडी ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाया तो क्या होना चाहिए? डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा और डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपने खुद के पैनल से ऑडिट के लिए प्रोसीड करेगा। उसका खर्चा सोसाइटी को बेयर करना है। ऑफ कोर्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास से सरकारी ऑडिटर अपॉइंट करेगा तो मैनेजिंग कमेटी फिर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी, जो पैनल ऑडिटर के साथ में कई बार हो जाता है। मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करने की बात करते हैं। सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी के पास में कोई अधिकार नहीं है कि मेंबर का पैसा ले लेके जमा करते जाने, होल्डिंग जिसको कहते हैं, वो गैर कानूनी है। इंक्रीज इन मंथली सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस। रिमेंबर, सोसाइटी इज नॉट ए बैंक, सोसाइटी इज नॉट एनी अदर बॉडी, बट इट्स housing society. It has the only function is provide common services and amenities. सेक्शन 216 में लिखा हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना है आपको। जरूरत पड़ने पे आप जीबी के पास वापस जाएंगे। अगर आपके पास रिजर्व फंड में बच गया पैसा, कोई कारण से 100-200 रुपया, 500 5 लाख बच गया, रिजर्व फंड में डालना है। और रिजर्व फंड को कैसे यूज करना है वो अलग एक चैप्टर है। So increase in monthly service and maintenance charges shall depend on the budget projection sheet, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। Increase is possible only if there is deficit in the budget. अभी बजट का डेफिशिट का मतलब कैसा है कि एक्सपेंडिचर में मानो 5,000 रुपए लिखा हुआ है और मेंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन 4,500 आ रहा है। मतलब किसी कारणवश सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा दे दिया, सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा ड्यूटी पे लगा लिया, सोसाइटी के ऑफिस में एक्स्ट्रा पोस्टल खर्चे हो गए, कोरियर के खर्चे हो गए, लीगल ओपिनियन के खर्चे हो गए और छोटे मोटे और खर्चे हो गए, तो आपका ये बजट प्रोजेक्शन बिगड़ जाता है। तो कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपया है, एक्सपेंडिचर 5,000 रुपया है और इनकम दैट इज कंट्रीब्यूशन इज 4,800। अब बचा ये 2,000 इसको डेफिशिट बोला जाता है बजट में। अगर बजट में डेफिशिट है तो आप मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करने के लिए प्रपोजल रख सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एजीएम में। एसएचजीएम में आप मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करने के लिए एजेंडा नहीं डाल सकते। वो क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज इंक्रीज ऑफ मेंटेनेंस इज डिपेंडेंट ऑन द बजट प्रोजेक्शन शीट, और बजट प्रोजेक्शन शीट सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 75 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एजीएम में लिया जाता है, एसजीएम में नहीं लिया जाता। सो आपका अगर कोई भी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करना है तो एजीएम में, बट डेफिनेटली 100% बेस्ड ओनली ऑन द बजट प्रोजेक्शन शीट। बजट प्रोजेक्शन शीट नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी सोसाइटी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में, मतलब डेफिशिट पे है या एक्सेस ऑफ इनकम में चल रहा है। प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, ग्रेचुटी, दूसरे लेबर कानून हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। एजीएम में आप एक और भी काम कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी के लिए। यू कैन अपॉइंट सब कमिटीज फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। वो चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आप चेक कर ली, उसमें आपको लिफ्ट का खर्चा दिखाई देगा, गार्डन का खर्चा दिखाई देगा, सिक्योरिटी का खर्चा दिखाई देगा, अकाउंट्स का खर्चा दिखाई देगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारे खर्चे के लिए आप सब कमिटीज बना सकते हो। अकाउंट्स के लिए टिपिकली कई सोसाइटीज, बड़ी सोसाइटीज, दे अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर।
लेकिन ये आप सब कमिटी कर कर भी आप यूज कर सकते हो। सब कमिटी का क्या काम है? लिफ्ट को देखभाल करना। तो 3 मेंबर जनरल बॉडी में, सिर्फ जनरल बॉडी बोलता है कि ठीक है, हम जनरल बॉडी में से 3 मेंबर वॉलंटियर करते हैं हाथ उठा के कि मैं इस सब कमिटी में के लिए वॉलंटियर करता हूँ। तो लिफ्ट के सब कमिटी के लिए प्रपोजल आएगा, अनिल ने वॉलंटियर किया, सुनील ने वॉलंटियर किया, राकेश ने वॉलंटियर किया। वो क्या करेंगे? वो सब कमिटी लिफ्ट का कामकाज देखेगी, साफ सफाई देखेगी, एएमसी वेंडर को कब बुलाना है, निगोशिएट कब करना है, क्या करना है, बेसिक बेसिक काम करने का अधिकार सब कमिटी को होगा। लेकिन सब कमिटी के ऊपर फाइनल अधिकार जो है वो सिर्फ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी को होता है। तो सब कमिटी आप लिफ्ट के लिए बना सकते हो, सिक्योरिटी के लिए बना सकते हो, अकाउंट्स के लिए बना सकते हो, गार्डन के लिए बना सकते हो, और बहुत से अलग अलग चीजों के लिए बना सकते हो। ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। और ये आप सब कमिटी डिफाइन कर सकते हो कि 1 साल के लिए बनाना है या 2 साल के लिए बनाना है या जो भी कुछ बनाना है। इनका काम क्या रहेगा? सब कमिटी टू हेल्प एंड कोऑर्डिनेट विद द मैनेजिंग कमिटी फॉर बेसिक फंक्शंस। अभी आप ये देखिए कि अगर ऐसे आपने 5 सब कमिटी बना दी, 3-3 मेंबर की बनाई या 5-5 मेंबर की बनाई, तो आपके 25 जनरल बॉडी मेंबर्स आपके सब कमिटी में आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। लोगों को शौक आता है कभी कभी काम करने का, तो सीखने लगते हैं। ये एक तरीके से उनके लिए ट्रेनिंग हो जाती है, एजुकेटिंग हो जाती है, उनका इंटरेस्ट आ जाता है मैनेजिंग कमिटी में आने के लिए। आपने देखा होगा कई सोसायटी के में ऐसा होता है कि नहीं मला मैनेजिंग कमिटी मध्ये नाही यायचंय, लई झंझटचा काम है, ये मेरे को तकलीफ देता है, वो मेरे को गाली देता है, परेशान करता है, मैं क्या अपना घर का काम छोड़ के आके मैनेजिंग कमिटी का काम करूं? आई एम ए वॉलंटरी वर्कर, आई एम एन ऑनररी वर्कर, आई एम पुटिंग माई ओन टाइम। ऐसे कई चीजें आपने सुनने को मिली। ये क्यों होता है? क्योंकि परेशानियां बढ़ती रहती है सोसाइटी में, तो लोगों को लगता है कि नहीं काम करना ठीक नहीं है। लेकिन इस माध्यम से ये सब कमिटी आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड हो जाती है, उनको सेल्फ ट्रेनिंग हो जाती है, सेल्फ एजुकेटिंग भी हो जाता है। और जो जनरल मेंबर्स है उनको भी लगता है कि हमारे ही लोग कमिटी में हैं और ये देखभाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी को फोन करते लिफ्ट नहीं चल रहा है, वो सेक्रेटरी आगे से फोन उठाना बंद कर देता है। लेटस थोड़ा सा काम सब कमिटी को डाइवर्सिफाई करिए। सोसाइटी में एक बंदा है मैनेजर, 600 मेंबर की सोसाइटी, वो क्या क्या हैंडल करेगा? लेकिन ये सब कमिटी बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं सोसाइटी में, मेजर एडल्ट बच्चे हैं जिनके पास टाइम है, हफ्ते में एक दिन भी निकाला 2 घंटे के लिए तो भी बहुत है ये सब चीजों को देखने के लिए। तो इन ओवरऑल द सब कमिटी कैन बी फॉर्म फॉर पर्पसेस ऑफ ट्रेनिंग, educating themselves, and interested members will joining, and this ये सारे जो एलिगेशंस लगते हैं मैनेजिंग कमिटी के ऊपर कि आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, पैसे का खाना पीना कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लगभग अवॉइड सी हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए आप ये सब कमिटी बनाने का एजीएम में विचार करके इसको फाइनल करें ताकि वो बेटर पड़े। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि फ्लैट सोसाइटी के फ्लैट जो है वो एक कंपनी के नाम पे है, एचयूएफ के नाम पे है, ट्रस्ट के नाम पे है, एलएलपी के नाम पे है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मेंबर कौन करता है? तो ये सारे लोग अपने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड का रेजोल्यूशन डाल के कि हम अनिल शर्मा को डेलीगेट करते हैं हमारी कंपनी की तरफ से एजीएम या एसजीएम को अटेंड करने के लिए, इनको अलाउ किया जाए। 3-4 दिन पहले वो लेटर सेक्रेटरी को मिल जाता है ही हैज टू अलाउ इट। एक और नई चीज आपको बता दूं मैं कि बायलॉ नंबर 3(XXV में फैमिली मेंबर्स की परिभाषा दिया हुआ है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे वगैरह वगैरह। तो दिस मेंबर्स कैन ऑल्सो बी अलाउड टू अटेंड एजीएम एसजीएम ओनली एज नॉन पार्टिसिपेटिंग गैलरी स्पेक्टेटर्स। दे विल नॉट बी अलाउड टू इंटरफियर। उनको इंटरफियर करने का अधिकार नहीं होगा, उनको बोलने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन वो अगर जगह है आपके पास में, गैलरी सिस्टम है या जो भी कुछ है, वो पीछे बैठ के सुन सकते हैं सारे प्रोसीडिंग्स। आपको बता दूं कि ये फैसिलिटी पार्लियामेंट में भी मौजूद है। दिल्ली चले जाओ, पार्लियामेंट का जब सेशन होता है, पार्लियामेंट में पब्लिक गैलरी है, वहां पे बैठ के आप नीचे की प्रोसीडिंग्स को सिर्फ देख सकते हो और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर बायलॉस में जो फैमिली मेंबर्स है आप उनको अलाउ कर सकते हैं। सोसाइटी का जो
प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो चेयरमैन होता है, और अगर उसको जब हम मीटिंग करते हैं तो वो चेयरमैन चेयरमैन नहीं रहता, ही बिकम्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। उसके पास ही हैज द सोल अथॉरिटी, उसके पास सोल अथॉरिटी है कोई भी मेंबर को रिमूव कर देने के लिए एजीएम से। किस कारण से? कि भाई वो गाली गलौज कर रहा है, वो मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। एजीएम को प्रोसीडिंग है वो एक लीगल प्रोसीडिंग है, इट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग बट इट इज ए लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि वही लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर सारे लोग बाउंड हो जाते हैं, डिप्यूटी रजिस्ट्रार बाउंड हो जाता है, कोर्ट भी बाउंड हो जाता है कि क्या रिजोल्यूशन था साहब, इस रेजोल्यूशन पे मैं डिसीजन देता हूं। तो वो लीगल प्रोसीडिंग का डिसीजन है को अगर डिस्टर्ब आप करते हैं तो चेयरमैन के पास अधिकार है आपको वहां से बाहर निकालने का, लेकिन उसको उस एजीएम के मिनट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस कि मैंने ये क्यों किया। सिमिलरली अगर मेंबर्स शोर शराबा करते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, वायलेंस करते हैं, न्यूसेंस करते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन उस मीटिंग को 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के लिए एडजर्न कर सकता है और वो उठ के पीछे चला जाएगा। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायस पे नहीं है आपका एजीएम प्रोसीड नहीं हो सकता। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी प्रोसीडेड। इस चीज का भी चेयरमैन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा मिनट्स में कि मैंने मीटिंग क्यों एडजर्न किया। मीटिंग वापस कन्वीन करने के बाद में वापस शुरू करने के टाइम पे फिर रिकॉर्ड करेगा कि मैंने मीटिंग इस एडजर्नमेंट के बाद में 10 मिनट के बाद में इतने बजे रिकन्वीन किया। मैनेजिंग कमेटी जनरल बॉडी के मिनट्स लिखने का भी एक शेड्यूल है, टिपिकली सेक्रेटरी लिखता है या कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर लिखता है। लेकिन अगर जनरल बॉडी की इंस्ट्रक्शंस, जनरल बॉडी बोलता है, सारी मेजोरिटी जनरल बॉडी ये बोलते हैं कि भाई अनिल शर्मा को हम डेलीगेट करते हैं, उसको अपॉइंट करो मिनट लिखने के लिए, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस मेजोरिटी डिसीजन से उस पर्टिकुलर मेंबर को मिनट्स लिखने का अधिकार दिया जा सकता है। सोसाइटी का मैनेजर, अगर बड़ी सोसाइटी मैनेजर है तो मैनेजर को भी सोसाइटी के एजीएम के जितने भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स है, चर्चा की मुद्दा की रिकॉर्ड्स है, उसको बुला के वहां पे प्रेजेंट होने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और उसको भी अथॉरिटी दिया जा सकता है मिनट्स लिखने के लिए। जो मेंबर को मिनट्स लिखने के लिए बोला जाएगा वो चेयरमैन के पास में बैठेगा और चेयरमैन ओवरऑल सुपरवाइज करता रहेगा। जनरल बॉडी को क्या ये अधिकार है ऑडिटेड बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह को रिजेक्ट करने के लिए? यस, अधिकार है, लेकिन अधिकार का कारण दाखो, कारण बताना होगा आपको कि मैं किस कारण से ये ऑडिटेड बैलेंस शीट रिजेक्ट कर रहा हूं। क्या वो सेम ऑडिटर ने चौथा साल का ऑडिट किया हुआ है इस वजह से रिजेक्ट कर रहा हूं, या कई हेड ऑफ अकाउंट्स इसमें कवर्ड ही नहीं है इसके लिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, या आपने शेयर ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 की जगह में 1 लाख रुपए लिया हुआ और आपने रिफ्लेक्ट कर दिया हुआ है, मैं ये गैर कानूनी काम को मैं प्रपोज और सेकंड नहीं कर सकता हूं, हम लोग ये पास नहीं कर सकते, इसके लिए मैं ये रिजेक्ट करता हूं। कई कारण हो सकते हैं। अगर जनरल बॉडी ऐसा बैलेंस शीट को रिजेक्ट कर देती है मेजोरिटी रेजोल्यूशन से, रिकॉर्ड होगा ऑफकोर्स, आपका एजेंडा एक आएगा टू अप्रूव द बैलेंस शीट फॉर FY ईयर सो एंड सो अलॉन्ग विथ इट्स एनेक्शर्स। रेजोल्यूशन भी आएगा विथ मेजोरिटी डिसीजन द ऑडिटेड बैलेंस शीट इज रिजेक्टेड ड्यू टू सो एंड सो रीजंस A2A B C D रिजेक्ट करना। अगर ऐसा है तो सोसाइटी को 30 दिनों के अंदर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि आप डिपार्टमेंटल कोऑपरेटिव ऑडिटर, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करो अंडर सेक्शन 81(6) टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी, और ये ऑडिट होगा सोसाइटी के खुद के खर्चे पे। अगर कोई मेंबर करना चाहे ये सेम सेक्शन में ऑडिट तो उसको 100 रुपया पर मेंबर पर ईयर के हिसाब से ऑडिट फीस देना पड़ता है। सेम टू सेम फीस सोसाइटी को देना है। और एक बार गवर्नमेंट ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया, गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट आ गया, तो जनरल बॉडी का अधिकार भी नहीं है उस ऑडिट रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के लिए। देन यू कैन गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट अगेंस्ट दिस थिंग और मे बी सम रेक्टिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स वगैरह वगैरह। एजीएम के दिन पे आप एजीएम टाइम पे शुरू करोगे, मानो 10:30 का टाइम दिया आपने। अब कोरम की बात करते हैं, एजीएम की कोरम की। बायलॉ बोलता है कि मिनिमम 20 मेंबर्स होना चाहिए, लेकिन मैंने तो देखा है कि कई सोसाइटी में सिर्फ 12 ही मेंबर की सोसाइटी है। अब 20 मेंबर कहां से आएंगे? और वो बायलॉ में भी लिखा है 20 मेंबर। 12 मेंबर की सोसाइटी में 20 मेंबर का कोरम को क्यों लिखना है? तो बायलॉ फॉल्टी हो गया। अब क्या करना चाहिए? 10:30 बजे का मीटिंग का टाइम है,
20 मेंबर नहीं आते, प्रोसीजर पूरा करने के लिए चेयरमैन बोलता है कि भाई पूरा कोरम नहीं आया हुआ है, इसके लिए मैं 30 मिनट्स के लिए ये मीटिंग को एडजर्न करता, और वो उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा मिनट्स में कि आई हैव एडजर्न्ड द मीटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरम फॉर 30 मिनट्स, मीटिंग विल रिकन्वीन आफ्टर 30 मिनट्स। और 30 मिनट के बाद में कोरम हो या नहीं हो, सिर्फ एक ही जनरल बॉडी का मेंबर वहां पे हो और 5-6 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो भी आपका एजीएम पूरा करना जरूरी है। किसी कारणवश चेयरमैन को लगता है कि नहीं, ये मीटिंग मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं, ये मीटिंग नहीं होना चाहिए, मुझे डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलना है और वो ऑथराइज्ड ऑफिसर आके मीटिंग कंडक्ट करेगा। फिर अगर लोगों को, हम लोगों के ऊपर तकलीफ हो रही है आने जाने में। अगर सोसाइटी का बजट है तो सोसाइटी का वीडियो, एजीएम को वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिमेंबर, एजीएम को वीडियो रिकॉर्ड करना मैंडेटरी नहीं है, इट इज ओनली ए सर्कुलर। तो सर्कुलर इज ऑप्शनल। सर्कुलर की तारीख है, कोऑपरेटिव कमीशन का सर्कुलर है, उसकी तारीख है 15 मार्च 2010। अगर बजट है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए आपकी एजीएम की। क्यों रिकॉर्डिंग करोगे? कि फ्यूचर में जाके आपके मिनट को राइट करने के लिए आप ये एजीएम के रिकॉर्डिंग को चेकआउट कर सकते हो, कई गलती हो गई लिखने में वगैरह वगैरह। कई मैनेजिंग कमेटी बदमाशी करते हैं, डिस्कशन कुछ और होता है और मिनट्स कुछ और लिख लेते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए भी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जनरल बॉडी को अधिकार है वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी मांगने के लिए, और मैनेजिंग कमेटी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगा वो मैनेजिंग कमेटी के खुद के जेब से नहीं होता, उसका खर्चा सोसाइटी देती है। सोसाइटी मींस मेंबर का फंड्स। एक मजेदार चीज ऐसा है कि सोसाइटी में चेयरमैन आ जाता है, प्रिसाइड करता है, बोलो मीटिंग शुरू करो। 100 मेंबर की सोसाइटी है, 60 लोग आके बैठे हुए, वो बोलता है कि नहीं भाई, ये चेयरमैन का चेहरा पसंद नहीं मुझे, ज्यादा एग्रेसिव है, शोर करता है, बोलने नहीं देता है, चिल्लाता है, इसके लिए हमको ये चेयरमैन प्रेसिडिंग ऑफिसर की तरफ से पसंद नहीं है। मैं हमारे लोगों के बीच में से अनिल शर्मा, जो जनरल बॉडी का एक मेंबर, इसको वी आर अपॉइंटिंग एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर टुडेज मीटिंग। सेक्शन 72 में ये प्रोविजन कवर है। जो एजीएम के टाइम पे जो डिसीजन लिया जाएगा बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, वो एप्लीकेबल है। तो जो चेयरमैन है उसको कुर्सी से उतरना है, साइड में बैठना है मैनेजिंग कमेटी के डायस में, लेकिन जनरल बॉडी का आदमी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, चेयरमैन नहीं बनेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, और वो अपने न्यूट्रल हिसाब से मीटिंग करेगा। अगर कई बार वोटिंग होती है, आधा आधा वोटिंग हो, दो ग्रुप हो गए, एक ने 50 वोट दिया, दूसरे ने भी 50 वोट दिया, तो टाई हो जाती है। अब जब ऐसी मोमेंट पे टाई होती है तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना वोट, जिसको हम वेटो पावर बोलते हैं, वेटो वोट, तो चेयरमैन अपना वोट किसी भी पक्ष में डाल सकता है। जनरल बॉडी के हर रेजोल्यूशन को देयर मस्ट बी ए, हर एजेंडा को देयर मस्ट बी ए नेगेटिव and a positive resolution. It must mandatorily be proposed by Anil Sharma, seconded by Sunil Sharma, and it must be passed unanimously. अगर किसी कारणवश किसी ने ऑब्जेक्ट किया हुआ है तो उसको लिखना कैसा है? Proposed by, objected by Rakesh, Ramesh, etc. Agenda is proposed by so and so, seconded by so and so. Agenda is passed with objections, और एजेंडा इज पास्ड विथ मेजोरिटी। तो टिपिकली 2 ऑब्जेक्शंस आया, एजेंडा प्रपोज हो गया, सेकंड हो गया, नीचे आप लिखो एजेंडा इज पास्ड बाय मेजोरिटी वोट। ये चीज जरूरी है कि बिगैर प्रपोजर और सेकेंडर की और रेजोल्यूशन पास किए बगैर सिर्फ लिख देना से कि ये एजेंडा पास हो गया, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू पास द एजेंडा with full majority or with objections and with proposer and with second। अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो resolution is declared as null and void। अगर ये dispute पे जाता है, कोर्ट जाता है, तो कोर्ट में ये देखा जाता है कि भाई किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया। तो कोर्ट देखती है कि किसी ने भी प्रपोज और सेकंड नहीं किया हुआ, तो वो रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। रेजोल्यूशन होना चाहिए बहुत छोटा, कंसाइज, और लंबे लंबे इतिहास नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन इंक्रीज ऑफ द
monthly maintenance charges based on the deficit as projected in the balance sheet. रेजोल्यूशन क्या आएगा? रेजोल्यूशन की तारीख समय डिस्कस करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड क्या होगा? द अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड टू इंक्रीज द मंथली मेंटेनेंस चार्जेस बाय ₹100 या जो भी आइटम है, जो भी अमाउंट है, based on the deficit projected in the balance sheet, effective from so and so date, proposed by, seconded by, passed unanimously. This is a very important thing, and this is covered under section 72. Majority decision is covered under 72. There are other few things also, but I'll take in जनरल बॉडी का जो मिनट्स है, आपको 91th डे के पहले ओरिजिनल रबर स्टैम्प लगा के मिनट्स में हर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो मेंबर वीडियो रिकॉर्डिंग कॉपी मांगता है उसे भी देना है. वो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट डीआर के ऑफिस में फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. डिफॉल्टर्स हैव एवरी राइट टू अटेंड जनरल बॉडी मीटिंग्स, प्रपोज सेकंड, डू दिस, डू दैट, एवरीथिंग एक्सेप्ट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस. डिफॉल्टर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी सारे राइट्स उसके रजिस्ट्रार उसके बरकरार है. एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सोसाइटी के 50% बाहर देश में है या स्टेट से बाहर है या पूरा परिवार ही बाहर है, लेकिन उसका कोई इश्यू वहां पे मौजूद है, लेकिन वो एजीएम में नहीं आ सकता है. तो क्या वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के एजीएम अटेंड कर सकता है? बायलॉ में तो लिखा है कि प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, बट टेक्निकली एंड लीगली ऑल्सो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन अटेंड एजीएम. कैसे? इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू पुट अप एन एप्लीकेशन टू द डीआर एनेक्सिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी. मतलब बाहर अगर देश का है तो वहां से काउंसिलेट अटेस्टेड होगा. अगर इंडिया का ही, दिल्ली का कोई आदमी है तो वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड भेजना है उसे ओरिजिनल. ये कॉपी लेकर जाके डीआर को बोलेगा कि साहब मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, इस फ्लैट में कोई नहीं रहता, लेकिन हमारा भी इसके अंदर हक है और मुझे ओनर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है मीटिंग अटेंड करने के लिए. तो आप एक डायरेक्शन लेटर इश्यू करो सोसाइटी को टू अलाउ मी टू अटेंड द एजीएम ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर. Based on this application, Deputy Registrar has discretion to issue direction letter to the society to allow the POA holder to attend the AGM. Society will be compelled to allow this. और सोसाइटी अगर फेल करती है इस चीज को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के डायरेक्शन लेटर को रिफ्यूज करती है, अवमानना करती है, रिजेक्ट करती है, डिसओबे करती है, तो मैनेजिंग कमिटी कैन बी इवन डिस्क्वालिफाइड अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154B-27 read with section 154B-23. I think I will take up questions now. Before that, मिनट्स जो एजीएम के वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास चैलेंज नहीं हो सकता है. बायलॉज में लिखा है कि जनरल बॉडी का जो रेजोल्यूशन है वो 6 महीने के पहले रिवोक या चेंज नहीं किया जा सकता, और टेक्निकली आप कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? मेरे लेक्चर का लास्ट कंपोनेंट है. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि 6 महीने के पहले आप जीबी रेजोल्यूशंस रिवोक नहीं कर सकते हो, ये बायलॉ के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्ट में या रूल्स में नहीं लिखा हुआ है. एक्ट एंड रूल्स विल ऑलवेज सुपरसीड द बायलॉज. मतलब एक्ट जो बोलेगा वो फाइनल है, बायलॉज जो बोलेगा वो फाइनल नहीं है. एक्ट में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 76 में कि एक रिक्विजिशन लेके 1/5 मेंबर्स उस पर्टिकुलर एजेंडा को लेके चेंज कराने का रिक्विजिशन दे सकते हैं. और जब वो रिक्विजिशन एसजीएम होगा तो उसमें जनरल बॉडी का मेजोरिटी डिसीजन सेक्शन 72 यूज करके द अर्लियर जीबी रेजोल्यूशन कैन बी रिवोक्ड और मॉडिफाइड और क्वैश्ड with a proper majority GB resolution even before 6 months. Technically, there are many things that are possible. So I have concluded my today's lecture.